Hello student, you are welcome again in my YouTube channel, and I have came to discuss about the chapter number 1, the rise of nationalism in Europe in history chapter. We have studied about the Napoleon control over the France from 1799 to 1815, and we all know that in 1804 Napoleon took the civil code. It was called the civil code of 1804 or Napoleon code, and we have to know after 1815 what happened in France. First, some country come together and attack to Napoleon, which are Britain, Russia, Persia, Austria, and Hungary. And it is a time when Napoleon rule come to the end, and it was the abdication of Napoleon. Next, society had changed after 1850. ये हम लोग समझते हैं कि 1815 में क्या होता है, एक युद्ध होता है जो कुछ देश साथ मिलकर युद्ध करते हैं, जिसमें नेपोलियन की हार होती है, और उस युद्ध को ही हम लोग बोलते हैं वाटरलू का युद्ध, बैटल ऑफ वाटरलू. नेक्स्ट, और इन सारे देशों ने क्या करता है कि जब नेपोलियन हार जाता है उसे सरेंडर करना पड़ता है इन सारे देशों से सरेंडर करके, और लास्ट में इसे एक जेल भेज दिया जाता है जिस टापू का नाम है सेंट हेलेना, और 52 वर्ष की उम्र में नेपोलियन की मृत्यु हो जाती है. और उसके बाद फिर से एक बार फ्रांस का समाज में कुछ परिवर्तन होता है, ये हम लोग देखेंगे. आफ्टर 1850 सोसाइटी चेंजेज. कंजर्वेटिज्म मतलब फिर से वही जो पहले रूढ़िवादी सोच के लोग थे, विचारधारा के लोग थे, समाज के लोग थे, फिर से वो आते हैं. तो देखिए फिर से क्या चेंज होता है इसमें. ये क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं. क्या क्या, मोनार्की, फिर से ये राजा का शासन चाहते हैं. दूसरा, चर्च को जो विशेष अधिकार मिल रहा था, जो पोप लोग जो लग्जरियस लाइफ जी रहे थे, फिर से उनको अधिकार वो चाहते थे. तीसरा क्या है, जो समाज में ऊंचे वर्ग नीचे वर्ग में जो भेदभाव हो रहा था, ये कंटिन्यू फिर से वो चाहते थे कि ये हो. और नेक्स्ट है ऑटोक्रेटिक. वो चाहते थे कि जो शासन हो वो उसमें एकाधिकार हो, एक ही संस्था है वो उस पर शासन करे. ठीक है. और ये सभी लोग एक ऐसा समाज चाहते थे जो जहाँ पे किसी तरह का रोक टोक ना हो, नो क्रिटिसिज्म एंड डिसएग्रीमेंट. मतलब कि सरकार के द्वारा बनाया गया जो एक अधिकार के आधारित सरकार जो बनाया गया था, इसके आधार पर कोई भी चीज़ को कोई डिसएग्री नहीं कर सकता है, जो वो बोलता है उसे सब मानना होगा. और हम लोग जानते हैं कि नेपोलियन का जो शासन था उसमें सेंसरशिप को हटा दिया गया था, लेकिन फिर से ये समाज चाहता था कि सेंसरशिप फिर से आ जाए. ठीक है. तो जैसे ही ये देश सामने आए, नेपोलियन की हार होती है, वाटरलू का युद्ध होता है. तो हम लोग को याद रखना है कि 1815 में वाटरलू का युद्ध हुआ था. और जैसे युद्ध होता है तो ये सभी एक संधि होती है जिसको हम लोग बोलते हैं वियना की संधि, ट्रीटी ऑफ वियना. तो इसमें जो मुख्य बातें हैं वो हम लोग को देखना है. 1815 ये हमेशा क्वेश्चन आता है कि वियना की संधि कब हुई थी, तो हम लोग 1815 बोलेंगे. और वाटरलू एक जगह का नाम है जहाँ पे युद्ध हुआ था, नेपोलियन की हार हुई थी. नेक्स्ट हम लोग को देखना है कि इसमें कौन कौन से मुख्य बातें हैं. फर्स्ट है जो लुई 16वां हम लोग पढ़े थे, लुई 16, जो कौन से वंश के थे, बुर्बन
वंश के। तो ये फिर से फ्रांस में लाया गया। ये ट्रीटी मतलब कि ये संधि में रखा गया कि जो बुर्बो वंश के जो राजा होते थे वो यहाँ पे शासन करेंगे। नेक्स्ट है स्टेट। सभी स्टेट में क्या किया गया, स्टेट्स वर सेट अप ऑन द बाउंड्री ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर। मतलब स्टेट को बाउंड्री करके बांट दिया गया ताकि फ्रांस जो है फिर से हिम्मत ना कर सके कि वो ये ना कर सके दूसरे देशों में कब्जा करके वो अपना राज्य को बढ़ा सके। तीसरा है पर्सिया, जो पर्सिया भी इसमें इन्वॉल्व था। पर्सिया गोट सम इम्पोर्टेंट टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न, और वेस्टर्न पार्ट के कुछ राज्य उसको सौंप दिए गए हैं। कौन से देश को? पर्सिया को। नेक्स्ट है ऑस्ट्रिया गोट कंट्रोल ओवर नॉर्थ इटली, और जो इटली का नॉर्थ पार्ट था उसमें ऑस्ट्रिया का शासन हो गया। नेक्स्ट है रसिया गोट पोलैंड, रसिया को पोलैंड मिल गया। और नेक्स्ट है जो नेपोलियन के द्वारा जो बनाया गया था 39 राज्यों में बांटा गया था, उसमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया गया वीना के संधि में। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि जब फिर से इस तरह की विचारधारा आती है तो हम लोगों ने देखा कि इससे पहले हम लोगों ने देखा कि समाज में समाज जो था फ्रांस का दो तरह का समाज था, और बाद में जब इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ तो एक अन्य समाज सामने आया। जो कौन सा समाज था? मिडिल क्लास फैमिली का, मिडिल क्लास का। और उसमें कौन कौन थे? टीचर थे, इंजीनियर थे, डॉक्टर थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ये सभी। तो ये फिर से सामने आते हैं किस चीज़ को लेकर? आंदोलन को लेकर। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें कुछ हम लोग पढ़ेंगे। ये धीरे धीरे सीक्रेट सोसाइटी बनाना शुरू करते हैं, और जिनका एम क्या होता है? एम ये होता है स्प्रेड आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। ये राष्ट्रवाद का जो आइडिया था उसको फैलाना चाहते थे। नेक्स्ट है वो अपोज करते थे मोनार्की का, राजतंत्र था उसका विरोध करते थे। एंड वांटेड फ्रीडम एंड एंड ऑटोक्रेटिक रूल, और वो आज़ादी चाहते थे और जो एकाधिकार जो रूल था उसे खत्म कर देना चाहते थे। और वो नेशन स्टेट चाहते थे। नेशन स्टेट हम पहले भी बता चुके हैं, पहले वीडियो में भी बता चुके हैं, जो जहाँ का कल्चर, लैंग्वेज, ट्रेडिशन, हिस्ट्री सब कॉमन हो, सब एक दूसरे से शेयर करते हो। ठीक है, तो जो रिवोल्यूशनरी थे, आंदोलनकारी थे, उनमें सबसे प्रमुख जो नाम आता है जोसेफ मैज़िनी। वो उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। ये क्यों फेमस थे, इनके बारे में हमेशा क्वेश्चन आता है, और 10 क्लास में तो फाइनल में हर बार आता है। तो फर्स्ट है इनके बारे में जानेंगे। ये क्या थे? इटालियन रिवोल्यूशनरी थे। ठीक है, इटली के आंदोलनकारी थे। दूसरा क्या है? मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी कार्बोनारी। एक सोसाइटी था जो सीक्रेट सोसाइटी के नाम से जाना जाता था, उसके ये मेंबर थे। और बाद में इन्होंने खुद कुछ सीक्रेट सोसाइटी बनाई खुद से, यंग इटली एंड यंग यूरोप। और क्या है कि ये बिलीव करते थे इन यूनिफिकेशन ऑफ इटली। ठीक है, उन्हें विश्वास था कि वो इटली को एकीकरण करे, इटली का एक नया राज्य बनाए। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हम लोगों ने देखा। और कुछ हम लोग डिवीजन करते हैं, डेट का रिवीजन करते हैं। 1789 फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था। नेक्स्ट 1799 to 1850 we all know that Napoleon ruled over the France, and बीच में इन्होंने एक सिविल कोड लाया, सिविल कोड ऑफ 1804, जो नेपोलियन कोड के नाम से जाना गया। और 1815 में क्या हुआ? ट्रीटी ऑफ वियना की संधि होती है, और 1815 में ही एक युद्ध होता है जिसका नाम होता है वाटरलू का युद्ध, जिसमें नेपोलियन की हार होती है। और एक है कस्टम यूनियन जो बना था 1834 में, जोल्वेरिन। ठीक है,
आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और इसके बाद का जो पार्ट है वो हम जल्दी ही लाएंगे। धन्यवाद।